हेलो फ्रेंड, दिस इज सुधा, दिस इज योर साइकोलॉजी क्लास। साइकोलॉजी में हम बहुत सारे टॉपिक कंटेंट क्लियर कर चुके हैं, कंटेंट पढ़ चुके हैं। हमारा व्यक्तित्व का टॉपिक चल रहा था। व्यक्तित्व के लगभग सारे कंटेंट हम क्लियर कर चुके हैं। आज हम व्यक्तित्व में व्यक्तित्व परीक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सभी तरह के एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं, चाहे वो टीचिंग रिलेटेड एग्जाम हो या आपके कोई ऑफिशियल एग्जाम हो, उनमें भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर तरह की व्यक्तित्व को जानना आवश्यक होता है। हर तरह का अगर हम क्राइटेरिया देखें, चाहे सिविल सर्विसेज हो या छोटे-मोटे भी एग्ज़ाम हो, एसएससी के एग्ज़ाम हो, यूपीएससी के एग्ज़ाम हो, यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम हो, पेट के एग्ज़ाम हो, लेखपाल या वीडियो के एग्ज़ाम हो, उनमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ ही जाते हैं। क्योंकि व्यक्तित्व परीक्षण मोस्टली जिन एग्ज़ाम्स में इंटरव्यू वगैरह होते हैं, उनमें भी व्यक्तित्व परीक्षण किया ही जाता है। इंटरव्यू भी एक तरह का व्यक्तित्व परीक्षण है। तो ये इस तरह से ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो बहुत कॉन्संट्रेट होके पढ़िएगा। कोई आपको प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं व्यक्तित्व परीक्षण। व्यक्तित्व परीक्षण की बात करें तो व्यक्तित्व परीक्षण 4 तरह से मेनली किए जाते हैं। आत्मनिष्ठ परीक्षण होते हैं पहला। एक दूसरा बात करें तो हम वस्तुनिष्ठ परीक्षण होते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षण। तीसरा व्यक्तित्व मापन है, प्रक्षेपण विधियां होती हैं। प्रक्षेपण विधि। और चौथी हमारी मनोवैज्ञानिक विधियों के माध्यम से व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण। ठीक है, तो हम पहला स्टार्ट करते हैं, आत्मनिष्ठ परीक्षण। ठीक है, आत्मनिष्ठ परीक्षण जिसमें परीक्षक स्वयं संबंधित व्यक्ति का के व्यवहार का अध्ययन करता है और उसके माध्यम से उसके व्यक्तित्व के बारे में सूचनाएं एकत्र करके अपना रिजल्ट देता है। ठीक है, तो आत्मनिष्ठ परीक्षण में पहली विधि आती है अवलोकन विधि। ठीक है, अवलोकन विधि, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि संबंधित व्यक्ति को अवलोकित किया जाता है। ठीक है, उसके परीक्षक उसको देखकर उसके व्यवहार का मापन करता है। इसमें अवलोकन द्वारा व्यवहार का मापन किया जाता है। ठीक है, अवलोकन किससे किया जाता है? ज्ञानेंद्रियों की सहायता से। ज्ञानेंद्रियों की सहायता से। अब ये ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं? हमारी ज्ञानेंद्रियां हमारी हैं आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। इन्हीं के माध्यम से व्यक्ति की बातें सुनकर, व्यक्ति अपनी बातें बोलकर, व्यक्ति के व्यवहार को देखकर, उसके हाथ पांव, हाव भाव आदि को समझकर व्यक्ति के बारे में सूचना एकत्र करता है और उसके व्यक्तित्व की जानकारी प्रदान की जाती है। ठीक है, इसके अलावा ये जो परीक्षण होता है यह अनपढ़ व्यक्तियों, अनपढ़ व्यक्तियों, मानसिक रोगियों व छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है, ये तो उपयोगी है। ठीक, ये हमारी हो गई अवलोकन विधि। अब हम दूसरे विधि की बात करें, इसको नोट डाउन या स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए क्योंकि नोट्स आपके कंप्लीट होने चाहिए। तो दूसरी विधि हमारी आती है साक्षात्कार विधि। काफी इंपॉर्टेंट विधि है। इंटरव्यू मेथड, नाम से ही स्पष्ट है कि व्यक्ति को सामने बैठाकर व्यक्ति को सामने बैठाकर प्रश्न पूछा
जाता है। ठीक, पहले तो उसको सामने बैठाकर पूछा जाता है। इस विधि को क्या कहा जाता है? मौखिक विधि। इस विधि को मौखिक विधि कहा जाता है। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आजकल काफ़ी चलन में है। ये किस ज़्यादातर किस में चलन में है? सरकारी नौकरियों, सरकारी नौकरियों के अलावा प्राइवेट नौकरियों में भी इंटरव्यू काफ़ी सक्सेसफुल माना जाता है। उसी के माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है, उसकी रुचियों, अभिरुचियों, एटीट्यूड आदि के बारे में देखा जाता है कि किस तरह का कार्य कौन-सा व्यक्ति करने में सक्षम होगा। उसी हिसाब से व्यक्ति को उस पर्टिकुलर जॉब में रखा जाता है, ठीक है? अब हम आगे की बात करें तो नेक्स्ट हमारा आता है जीवन इतिहास विधि। जीवन इतिहास विधि। जीवन इतिहास विधि के प्रतिपादक टाइडमैन थे। प्रतिपादक कौन थे? टाइडमैन। टाइडमैन, ठीक। इसमें व्यक्ति के संबंधित लोगों से उसके आदत, स्वभाव, रुचियों, व्यवहारों आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है, ठीक है। इसके अलावा कोई विलक्षणता हो, विलक्षणता वाले व्यक्ति, विलक्षणता वाले व्यक्ति जो होते हैं उनके बारे में ये काफ़ी सक्सेसफुल माना जाता है। जैसे कोई विलक्षण क्षमता लिए होता है। उदाहरण के लिए आपको बताऊँ कि कौन बनेगा करोड़पति में एक छोटा बच्चा आया था जिसका नाम चाणक्य था। चाणक्य के बारे में हमने देखा था कि उसको बहुत सारा ज़्यादा जानकारी थी। बहुत नन्ही सी उम्र में, बहुत कम उम्र में उसको बहुत देश-विदेश, आस-पड़ोस, पूरे ब्रह्मांड के बारे में बहुत सारी जानकारी थी। उसका आईक्यू लेवल कितना था? 200 था। आमतौर पर 120 भी मिलना मुश्किल होता है और उसका आईक्यू लेवल 200 से ऊपर था। तो वो क्या था? बहुत ज़्यादा विलक्षण प्रतिभा का धनी था। तो उस तरह के व्यक्तित्व के बारे में ये जानकारी प्राप्त की जाती है कि उसका व्यक्तित्व कैसा था, वो बचपन से कैसी चीज़ें पढ़ना पसंद करता था, पैदा होते ही उसमें कौन-कौन से गुण दिखाई पड़ते थे। तो उसके बारे में जीवन इतिहास विधि काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मानसिक रोगियों के उपचार के लिए, मानसिक रोगों के उपचार के लिए यह विधि काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है, ठीक है? इसको नोट डाउन करिए, आगे की विधि हम पढ़ते हैं। अगली विधि की हम बात करें तो हमारी है अंतर्दर्शन विधि। अंतर्दर्शन विधि काफ़ी छोटी और काफ़ी प्राचीन विधि है, ठीक? प्राचीन विधि है। प्राचीन समय में जब हम प्राचीन परिभाषाओं की बात करते हैं तो मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है। तो सबसे पहले आत्मा का विज्ञान आया था। तो आत्मा जैसे अंतर्दर्शन विधि में भी व्यक्ति अपनी आत्मा को पढ़ता है, अपने आप को पढ़ता है, अपने आप को समझने की कोशिश करता है कि मैं क्या हूँ, मैं कितनी कितनी मेरी कैपेसिटी है, मैं कैसे व्यवहार को समझ सकता हूँ, मैं कैसे व्यवहार में एडजस्टमेंट बना सकता हूँ और किस तरह का मेरा स्वभाव है। तो इसमें व्यक्ति स्वयं का अध्ययन करता है, ठीक है? स्वयं अपने बारे में अध्ययन करता है। आज के टाइम में ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानी जाती है, पर विधि है तो हमको जानना आवश्यक है। अगली विधि की हम बात करें तो है आत्मलेखन विधि। आत्मलेखन विधि आजकल काफ़ी चलन में है, ऑटोबायोग्राफी। ठीक,
ऑटोबायोग्राफी का चलन है। काफ़ी जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, बहुत बड़े-बड़े व्यक्तित्व वाले लोग हैं, वो अपनी आत्मकथा आत्मकथा लिखते हैं। कि लोग उसको पढ़ना भी पसंद करते हैं कि उन्होंने किस तरह संघर्षों को जीत कर अपने व्यक्तित्व का निर्माण किया, किस तरह उनका जीवन था, किस तरह से वो शुरू में थे और कैसा अपना व्यक्तित्व बना ले गए। तो महत्वपूर्ण या बहुत बड़ी-बड़ी हस्तियाँ आत्मलेखन विधि का प्रयोग करते हैं अपने व्यक्तित्व की जानकारी देने के लिए। एक और महत्वपूर्ण विधि है प्रश्नावली विधि। ये आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ दोनों में आती हैं। कौन-सी? प्रश्नावली विधि। ठीक है, इसमें नाम से ही स्पष्ट है कि एक प्रश्नों की श्रृंखला तैयार की जाती है। की जाती है। ठीक है, उसमें प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है। ये प्रश्नों की श्रृंखला जो होती है वो 4 प्रकार की होती है मेनली। पहला बंद प्रश्नावली, ठीक, दूसरा खुली प्रश्नावली, ठीक, तीसरा चित्र प्रश्नावली और चौथा मिश्रित प्रश्नावली। अब इन चारों के बारे में समझ लेते हैं। बोलिए, बंद प्रश्नावली में इसमें उत्तर हाँ या नहीं में दिए जाते हैं। ठीक, ज़्यादा लंबे उत्तर नहीं होते। पूछा जाता है क्या आप ईमानदार हैं? हाँ या नहीं में उत्तर देना होता है। क्या आपको पर्टिकुलर जगह पे जाना पसंद है या भीड़-भाड़ वाली जगह पे जाना पसंद है? हाँ या नहीं। ये बंद प्रश्नावली होते हैं, इस तरह से उत्तर दिए जाते हैं। खुली प्रश्नावली की बात करें तो खुली प्रश्नावली में एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अ, प्रेजेंट समय में जो गवर्नमेंट है उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? तो उसको अपने उसके मन में जो-जो विचार आते हैं या जो कानून व्यवस्था लागू है उसके बारे में आपको क्या कहना है? तो खुली प्रश्नावली में उसको पूरी तरह से स्वतंत्र होता है, अपने बारे में लिखता है कि हाँ, क्या-क्या उसको उसके बारे में राय है, अपनी राय को प्रस्तुत करता है। तीसरा होता है चित्र प्रश्नावली, वो चित्र के माध्यम से अपने आप को वहाँ रिप्रेज़ेंट करता है कि उसको किस तरह की चीज़ों में ज़्यादा रुचि है। और चौथी होती है मिश्रित प्रश्नावली, ये उपरोक्त तीनों का मिला-जुला रूप होता है। ठीक है? इसमें तीनों तरह के बंद प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली, चित्र प्रश्नावली, तीनों को मिला-जुला के क्वेश्चन दिए जाते हैं और उसके बाद उत्तर के आधार पर व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। ठीक, इसको नोट डाउन करिए। अब हम नए कुछ परीक्षण आए हैं जो आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ दोनों में आते हैं, उनके बारे में थोड़ा-सा हम डिस्कशन करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट वो विधियाँ हैं, आप उस पे कॉन्संट्रेट ज़रूर होइएगा। मिनीसोटा मल्टीफिजिक पर्सनालिटी टेस्ट। ठीक, इसका निर्माण किसने किया था? देख लीजिए। हाथावे और मैकनिकल ने। ठीक, 1940 में ठीक इसका निर्माण किया था। ये जो परीक्षण है ये 550 एकांश में बटा हुआ है। ठीक है, जो ये एकांश है इसमें जो संबंधित प्रश्न हैं उसमें 3 तरह के उत्तर होते हैं। उत्तर 3 तरह से दे
सकते हैं। जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं 3 तरह से उत्तर दे सकते हैं। कौन से? ट्रू, फॉल्स, या तीसरा जो है कैन नॉट सी। ठीक, सही है, गलत है, सही गलत कह नहीं सकते। 3 तरह से उत्तर दिए जाते हैं और उसी के आधार पर मार्किंग की जाती है और व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। ठीक है, ये 3 तरह के उत्तर आते हैं। ये व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों होते हैं, इसलिए आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ दोनों में आते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये परीक्षण जो होते हैं ये मानसिक दुर्बलता, अम, विषाद, हिस्टीरिया, मनोविदलता और स्त्रीत्व, पुरुषत्व संबंधी रोग, मानसिक वैभिन्नता आदि मानसिक रोगों के उपचार के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ये मानसिक रोगों के उपचार के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इससे संबंधित क्वेश्चन मेनली इस तरह से आते हैं कि ये टेस्ट कौन सा है, किसने बनाया था और कब बनाया था, इसमें कितने एकांशों का प्रयोग किया गया है, इसके उत्तर किस माध्यम से रहते हैं और किस तरह के मानसिक रोगों के इलाज के लिए ये महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक, इसको नोट डाउन करिए, आपको आगे के इस तरह के टेस्ट बताती हूँ। काफी इंपॉर्टेंट है मिनीसोटा परीक्षण। दूसरा है मेल समायोजन। ठीक, मेल समायोजन की बात करें तो इसका निर्माण बेल ने 1934 में किया था। ठीक, इसका उद्देश्य देख लेते हैं क्या था। नाम से ही स्पष्ट है कि समायोजन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए। को दूर करने के लिए। ठीक, इसमें अगर इसके प्रश्नों की बात करें तो स्टूडेंट्स और बिजनेस 2 तरह के क्वेश्चन थे। इसमें 140 क्वेश्चन थे, फिर बढ़ा के 20 क्वेश्चन इसमें किए गए और टोटल 160 तरह के क्वेश्चनीज इसमें थी। ठीक है, तो इसमें भी क्वेश्चन इस तरह से आते हैं। इसका निर्माण किसने किया था? बेल ने किया था 1934 में। समायोजन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए इसमें कितने क्वेश्चन थे? स्टूडेंट से लेकर 140 क्वेश्चंस। ठीक, और बिजनेस से यानी व्यवसायिक से 20 क्वेश्चन, यानी कि 120 क्वेश्चन जो ये बढ़ाए गए, टोटल मिला के 160 क्वेश्चनों की ये श्रृंखला बनाई गई थी। एक मैंने कल आपको डिस्कस किया था कैटल 16 PF, कैटल की जो 16 शील गुण की व्यक्तित्व मापनी थी। एक नेक्स्ट हमारा परीक्षण वही है कैटल का, कैटल से